देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर। यस प्लीज। तो देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये जो यहाँ पर हम लोगों ने इलास्ट्रेशंस और जो हम लोग का मतलब इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में किस तरीके से होता है जनरल लेजर का सारा क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, अभी हम लोग का बाकी जो है क्वेश्चन वो है रिकंसिलिएशन पे। तो आज हम लोग रिकंसिलिएशन वाला पॉइंट सीखेंगे। तो देखो इलास्ट्रेशन 1 2 3 4 ये सब हो गया था। ठीक है, अगर कुछ हम गलत बोल रहे हैं मतलब जैसे मान लो कोई इलास्ट्रेशन हम बोल रहे हो गया है बट नहीं हुआ है तो मुझे एक बार बता देना, क्योंकि हो सकता है मुझे याद नहीं है तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे हिसाब से इलास्ट्रेशन 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 ये हो गया है। अगर इसमें से कुछ भी बाकी है तो मुझे बताओ। इलास्ट्रेशन 1 2 3 4 5 तक कंप्लीट इलास्ट्रेशंस जो, ठीक है, 5 तक कंप्लीट है। इसके बाद से रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन है। तो रिकंसिलिएशन कैसे होगा? तो देखो रिकंसिलिएशन कब होगा, अगर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होने से या नॉन इंटीग्रेटेड, बोलो रिकंसिलिएशन कब होगा? रिकंसिलिएशन कब करना पड़ेगा? जब दो अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होगा ना, तो वो इंटीग्रेटेड होगा कि नॉन इंटीग्रेटेड होगा? नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो अगर नॉन इंटीग्रेटेड होता है तो ही तो दोनों का अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा और उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो है रिकंसाइल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट अलग आ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से तो अब देखो इसमें किस तरीके का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। बोल रहा है द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, 31 मार्च, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड्स दिया है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एबीसी मैन्युफैक्चरिंग का। सेल्स दिया है 20,000 यूनिट, रुपीज में भी दिया है। मेटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, प्रोडक्शन रिलेटेड। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ना दो तरीके का होता है, एक प्रोडक्शन रिलेटेड होता है, एक होता है नॉट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के पहले हम लोग वो खर्चा दिखाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है तो वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम लोग दिखाते हैं, जैसे कॉस्ट शीट जब बनाते हैं। तो अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ जाओगे। फिर बोल रहे हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फिनिश्ड गुड्स, ये बोला है तो फिनिश्ड गुड्स है 1230 और सेल किया है 20,000 यूनिट। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब कुछ ओपनिंग स्टॉक जरूर रहा होगा, क्योंकि अगर मैंने बनाया ही है 1230 यूनिट तो हम 20,000 यूनिट कैसे बेच सकते हैं? वो तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक कुछ रहा होगा, इसी वजह से हम लोग इतना यूनिट बेच पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोला है वर्क इन प्रोग्रेस, बोला है मेटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। तो जो डब्ल्यूआईपी में जो मतलब प्रोडक्ट पड़ा हुआ है जो वर्क इन प्रोग्रेस में, उसमें मेटेरियल का खर्चा 30,000, लेबर 20, फैक्ट्री ओवरहेड 20 लगा है, टोटल 70,000। गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन दिया हुआ है। इन द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज एट 100% ऑफ वेजेस। मतलब बोल रहा है कि जो कॉस्ट वाले हैं उन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड कैसे चार्ज किया है, 100% ऑफ वेजेस। वेजेस जितना है उसका 100% करने से जितना होगा उतना इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज किया है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज किया है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट सोल्ड। प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड विद द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो हमें रिकंसाइल करके देना है, प्रॉफिट कॉस्ट और फाइनेंस में जो आ रहा है वो अलग आएगा इसका मतलब। तो हमें बोल रहा है रिकंसाइल करने के लिए तो पहले तो हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि फाइनेंस बुक बनेगा तो प्रॉफिट कितना आएगा और कॉस्ट बुक बनेगा तो प्रॉफिट कितना आएगा। तो फाइनेंस वाला कैसे बनाएंगे, सिंपल एक पीएल टी शेप में बना लेंगे जैसे तुम लोग अकाउंट्स में बनाते हैं, और कॉस्ट वाला कॉस्ट शीट फॉर्मेट में बनाएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे दोनों में प्रॉफिट अलग अलग आएगा, फिर हम लोग उसे रिकंसाइल करेंगे। तो रिकंसाइल कैसे होगा वो तो आज हम सिखाएंगे। पहले यहाँ पर हम लोग इलास्ट्रेशन 6 लिख लेते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं, जो कि फाइनेंस वाले बनाते हैं उस हिसाब से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड
तो सेल्स सेल्स किधर लिखेंगे, जैसे तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो, ये ट्रेडिंग पीएल है, बट हम लोग को सिर्फ पीएल ही लिखना है, यहाँ पर ट्रेडिंग लिखना नेसेसरी नहीं है। तो बाई सेल्स हो जाएगा 25 लाख, जैसे अकाउंट्स में बनाते हैं वैसे बनाएंगे। बाई सेल्स हो गया 25 लाख। अच्छा, इसके बाद बोला है मेटेरियल, तो टू मेटेरियल हो जाएगा, मेटेरियल का खर्चा, तो उसे हम लोग टू परचेज बोल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। टू परचेज मेटेरियल, या फिर डायरेक्ट चाहो तो मेटेरियल लिख सकते हो, वो भी चलेगा, ठीक है। 10 लाख। फिर वेजेस 5 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 4.5 लाख। टू वेजेस 5 लाख। टू फैक्ट्री ओवरहेड 4,50,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 2,60,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन 2,60,000। अच्छा, फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 1,80,000। फिनिश्ड गुड्स 1,230। तो फिनिश्ड गुड्स को हम लोग कैसे दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक बोल, ठीक है, बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है। अच्छा, ये फिनिश्ड गुड्स जो दिया हुआ है 1,230 यूनिट, मतलब इतना बेचने के बाद भी इतना रह जाएगा, तो ये फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग स्टॉक का है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो जाएगा 1,50,000 का, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद नेक्स्ट देखो, WIP, तो ये भी हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP क्लोजिंग स्टॉक टोटल 70,000, हम डायरेक्टली यहाँ पर 70,000 लिखते रहे, बाइफर्केशन और नहीं दिखाया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद है गुडविल रिटर्न ऑफ 2 लाख। तो फाइनेंस वाले सारा चीज दिखाते हैं, ठीक है। मतलब कॉस्ट शीट जब बनेगा, यानी कॉस्ट वाले तो सिर्फ प्रोडक्शन होने तक का दिखाते हैं कि कॉस्ट ऑफ, मतलब इतना प्रोडक्शन का खर्चा होगा टोटल, इंक्लूडिंग मार्केटिंग वाला खर्चा यानी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ऐड कर देते हैं उस पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तो एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू निकल के आता है। लेकिन गुडविल राइट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब जो है थोड़ी ना कॉस्ट वाले चार्ज करते हैं, बट फाइनेंस वाले तो करते हैं। तुम लोग जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो वहां पर गुडविल रिटर्न ऑफ ये सब तो दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब तो फाइनेंस आइटम है ही। तो 2 लाख गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, और इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये भी फाइनेंस वाले चार्ज करेंगे, तो ये हो गया 20,000। देखो सभी चीज लिख लिया, नीचे जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो हम लोग का दिया हुआ है कि वेजेस कितना चार्ज करना है, ओवरहेड कितना चार्ज करना है, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट वाला, ठीक है। तो कॉस्ट रिकॉर्डिंग के हिसाब से, तो कॉस्ट वाला जब बनाएंगे तब वो वाला फॉलो करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आ रहा है वो कितना है, ठीक है। तो टोटल करो कितना हो जाएगा, 25 लाख, और ये 1,50,000 प्लस 70, तो कितना हो जाएगा, 2,20,000। तो 27,20,000, 27,20,000, और इधर कितना आ रहा है देखो माइनस करके, 27,20,000, और इधर आ जाएगा 10 और 5, 15, 15 और 4, 19,50,000, 19 लाख, और इधर हो गया 50, 50, 20, 20, और इधर हो जाएगा 22, 22, 23, 23, और इधर हो गया 23, 24, 5, 24, 5, 26,10,000 हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है 26,10,000, हाँ। तो 1,10,000, हाँ सही आया, 26,10,000 आ रहा है इधर का टोटल। तो टू नेट प्रॉफिट हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर इतना। तो अगर फाइनेंस वाला ये डेटा फॉलो करता है तो फिर उनका, उनके हिसाब से जो पीएल है वो ये निकल के आएगा। अब हमें कॉस्ट वालों के हिसाब से बना के देना है, फिर चेक करना है कि क्या दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो कॉस्ट वाले के हिसाब से क्या बनेगा, कॉस्ट शीट बनेगा, ठीक है। तो कॉस्ट शीट में जैसे हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा लिखेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कितना है, तो देखो मटेरियल का खर्चे में बस कॉस्ट वाला कैसे फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करेगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमें बताया गया है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं बताई, यानी बाकी खर्चा जैसे फाइनेंस वाला और कॉस्ट वाले का सेम है, ठीक है। हर एक चीज अलग हो ऐसा जरूरी तो है नहीं ना। तो ये देखो मटेरियल का खर्चा कितना लिखेंगे, 10 लाख।
डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो वेजेस का खर्चा कितना है, 5 लाख। सभी डायरेक्ट खर्चे ऐड होने से आता है प्राइम कॉस्ट, और तो कुछ डायरेक्ट है नहीं, तो ये दोनों ऐड करने से आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। मतलब हम लोग को सिंपल कॉस्ट शीट बना के देना है और कुछ नहीं। तो प्राइम कॉस्ट हो गया 15 लाख। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना चार्ज करेंगे, तो देखो वो बता दिया है कि कॉस्ट वाला कैसे फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करेगा। तो बोला है कि कॉस्ट वाला फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करेगा 100% ऑफ वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 लाख का 100%। तो 5 लाख का 100% कितना हो जाएगा, 5 लाख ही हो जाएगा। 5 लाख क्यों लिया, क्योंकि वेजेस का 100% बोला था, ठीक है। तो ये दोनों टोटल करने से आ जाएगा 20 लाख, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, यानी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे, या फिर वर्क्स कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट बोल सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, जो कि है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक WIP तो था नहीं क्वेश्चन में, तो इसको मैंने ऐसे खाली ही रख दिया, ठीक है। लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो WIP क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं बोला है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जितना हम लोग को यहाँ पर बोला गया है, दैट इज 70,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो फिर ये नेट कर, ये एडजस्ट करने से कि मेरा इस बार का फैक्ट्री कॉस्ट इतना है, प्रीवियस कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जिसे मुझे इस बार फैक्ट्री में डाल के जो है उसे फिनिश गुड्स बनाना है, क्योंकि WIP को फैक्ट्री में देंगे तभी ना वो ट्रांसफर होकर फिनिश गुड्स बनेगा। तो फिर वो तो है नहीं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं है, बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट हम लोगों ने 20 लाख लगाया, जिसमें से 70 लाख का गुड्स अभी तक WIP में है। तो जो फिनिश गुड्स बन के रेडी हुआ है वो कितना हो रहा है, माइनस करने से पता चलेगा। तो वही मेरा आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि हम, मेरा जो गुड्स फिनिश गुड्स बना ही नहीं है, वो थोड़ी ना हम बेच सकते हैं, मुझे तो यहाँ पर सेल का डेटा निकालना होता है। तो 20 लाख से 70,000 माइनस करने से कितना आ जाएगा, 19,30,000 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। कि ये हम लोग फैक्ट्री में इतना खर्चा किए जिससे हम लोग फिनिश गुड्स बना चुके हैं। अब इसमें ऐड क्या करना पड़ता है, फैक्ट्री के बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम लोग को यहाँ पर बोला था, देखो रिलेटेड विथ प्रोडक्शन शायद, ठीक है। ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोला था प्रोडक्शन रिलेटेड। अगर ये प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं होता तो फिर यहाँ नहीं आके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वहां आता, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कैसे चार्ज करने बोला है, 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, यानी 9,30,000। तो ये टोटल करके कितना आ जाएगा, 1,93,000। तो टोटल करने से कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है एक बार टोटल करो, 19,30,000 प्लस 1,93,000, 4 0, 21,23,000, ठीक है। अब इसमें क्या एडजस्ट होता है कि हम लोगों ने इतना सारा गुड्स प्रोड्यूस किया है, ठीक है। अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, बेच पाएंगे इसलिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जरूर है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो देखो टोटल 21,23,000 का जो अभी तक हम लोगों ने खर्चा किया है, इसके ये खर्चा करके हम लोगों ने कितना यूनिट सामान बनाया है, बोल सकते हो कितना यूनिट सामान बनाया हम लोग के पास। हम लोगों ने सेल किया है 20,000 में, और पड़ा हुआ है हम लोग के पास 1,230, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल कितना स्टॉक बनाया है, फिनिश गुड्स कितना बनाया है। अगर मैंने 20,000 बेचा है और 1,230 अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैंने कितना टोटल स्टॉक बनाया है, फिनिश गुड्स कितना बन के रेडी था, 21,230 है ना। तो 21,230 का हम लोगों ने स्टॉक बनाया है और इतना खर्चा किया है। अब फिनिश गुड्स कितना है 1,230, तो 1,230 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो बोलो कितना आएगा। हम इसको ना इधर साइड में करके देते ताकि तुम लोग को अच्छे से दिखे, एक बार कैलकुलेशन करके देखो कितना आता है। 1,23,000, 1,23,000, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों ने टोटल इतना खर्चा किया, लेकिन
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इतना रह गया हम लोग का, तो हम लोगों ने जो गुड्स बेच दिया वो कितने का हुआ, ये माइनस करने से कितना आएगा 20 लाख। ठीक है, तो जो गुड्स बेच दिया वो 20 लाख का है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स बिक गया उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब इस पे क्या ऐड होता है हम इधर ही करके दिखा रहे हैं, इसके बाद तुम लोग इसके नीचे नीचे कर सकते हो। इसके बाद ऐड हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, वो हमें कैसे चार्ज करने के लिए बोला है, कॉस्ट वालों के लिए कैसे चार्ज करने के लिए बोला गया है। तो देखो कॉस्ट वालों के लिए बोला गया है किस तरीके से चार्ज करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10 पर यूनिट सोल्ड। तो यूनिट सोल्ड तो 20,000 यूनिट है, तो 20,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो 22 लाख, 22 लाख ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल सेल्स बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन में तो प्रॉफिट दिया था क्या, देखते हैं, हाँ दिया है, मतलब हम लोग बैलेंस करके निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग को सेल वैल्यू बोल रखा। तो सेल कितना है 25 लाख, तो फिर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा 3 लाख, तो ये हो गया सेल्स। तो कॉस्ट शीट कैसे बनता है अगर याद नहीं है, देखो कॉस्ट शीट होता है कि पहले सारे डायरेक्ट खर्चे ऐड होते हैं, तो प्राइम कॉस्ट आता है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर फैक्ट्री में ले जाते हैं। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, मटेरियल लेबर ये सब जुगाड़ करके फैक्ट्री में ले जाना है, फैक्ट्री में चीज बनना स्टार्ट होगा, कुछ बन के रेडी हो जाएगा फिनिश गुड्स, कुछ WIP रह जाएगा। तो इतना फैक्ट्री तक पहुंचने तक का खर्चा हुआ, जिसमें से WIP इतना रह गया। ठीक है, 20 लाख में से 70,000 का ऐसा सामान है जो कि फिनिश गुड्स नहीं बना, तो फिनिश गुड्स जो बना उसी को हम नेट फैक्ट्री कॉस्ट मानेंगे। तो फिनिश ये जो 19,30,000 का खर्चा हम लोग नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोल रहे हैं, इससे जो भी सामान बना है वो फिनिश गुड्स बन के रेडी है। अब इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा जोड़ा जाएगा, जैसे बोलेगा वैसा जोड़ दिया जाएगा, जोड़ दिया हम लोगों ने, तो क्या निकल के आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद मतलब ये इतने फिनिश गुड्स जो भी बने हैं उसका कॉस्ट इतना है। अब हम लोग का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कुछ है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है, मतलब हम लोगों ने इतना रुपए खर्चा करके फिनिश गुड्स बनाए, बट इतने फिनिश गुड्स को रख दिया, नहीं बेचा, तो जो बेचा वो 20 लाख का था, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिक गया उसका कॉस्ट हो गया 20 लाख। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो गुड्स बिकता है उसी पे लोग सेल का खर्चा करते हैं, तो इसीलिए उसके बाद वो ऐड होता है। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा दिखा दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं इसे, फिर इसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब हम लोग को रिकंसिलिएशन निकालना पड़ेगा, मतलब क्या डिफरेंस क्या है। ठीक है, मतलब ये दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है कि इनके हिसाब से प्रॉफिट 3 लाख आ गया और इनके हिसाब से प्रॉफिट जो है 1,10,000 आ गया, ऐसा क्यों हुआ वो चीज हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कहाँ कहाँ डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, तो देखो मेटेरियल का खर्चा इन्होंने भी 10 लाख दिखाया, इन्होंने भी 10 लाख, लेबर का खर्चा इन्होंने भी 5 लाख दिखाया, इन्होंने भी 5 लाख। अब ये एडिशन मत लो, ठीक है, ये एडिशन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होगा, इंडिविजुअल डेटा का कंपैरिजन होगा, क्योंकि एडिशन तो वो दोनों ऐड करके आ रहा है, तो वो थोड़ी ना कंपेरेबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कुछ एडिशन होता ही नहीं है, लाइन बाय लाइन लिखा जाता है। फिर उसके बाद देखना है तो फैक्ट्री ओवरहेड देखो, हाँ फैक्ट्री ओवरहेड में डिफरेंसेस है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड में इन्होंने 5 लाख किया है, उन्होंने जो है 4.5 लाख किया हुआ है। ठीक है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने 2,60,000 किया है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए, इन्होंने 1,93,000 किया है, तो यहाँ भी डिफरेंसेस दिख रहा है, यानी डिफरेंस इन फैक्ट्री ओवरहेड, डिफरेंस इन जो है क्या बोलते हैं उसे, सेलिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और जो है फैक्ट्री ओवरहेड में डिफरेंस है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, जैसे इन्होंने 2 लाख दिखाया, इन्होंने 1,80,000 दिखाया। और क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, एड वेट देखना नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इनके हिसाब से 1,23,000 है, जबकि इनके हिसाब से है ये दोनों मिला के जितना होगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ये 1,50,000 है इनके हिसाब से। ठीक है, WIP दोनों का सेम है 70-70। ठीक है, इनका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में चेंजेस दिख रहा है, कंपेयर करेंगे तो कहाँ कहाँ चेंजेस दिखा, फैक्ट्री ओवरहेड में दिखा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में दिखा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में दिखा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में दिखा। तो ये 4 जगह पे डिफरेंसेस है जिसकी वजह से प्रॉफिट में चेंजेस दिख रहा है। और इसके अलावा ऐसे कुछ खर्चे हैं जो सिर्फ फाइनेंस वाले ने दिखाया, जैसे कि गुडविल का खर्चा और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो गुडविल का खर्चा जो कि इन्होंने दिखाया नहीं है क्योंकि इनको परमिशन नहीं होता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, क्योंकि ये प्योरली फाइनेंस एक्सपेंसेस है। देखो
जो भी खर्चा आफ्टर सेल एस्टिमेट करने के बाद आने वाला है उसके साथ ये कॉस्ट वालों का कोई लेना देना नहीं होता है। तो जो प्योरली फाइनेंस का खर्चा है, जैसे कि गुडविल का खर्चा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब जो है फाइनेंस वाला ही करता है। तो डिफरेंसेस तो दिखेगा, ये सारे रीजन की वजह से डिफरेंसेस दिख रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है, रिकंसाइल करना है, ठीक है। तो चलो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, वो कैसे देखने में होता है, देखो। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है वैसे ही बनेगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीस, रुपीस, ठीक है। तो जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या होता है, या तो हम लोग प्रॉफिट एज पर, मतलब जैसे वहां पर हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। तो तुम लोग कॉस्ट रिकॉर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट रख सकते हो, या फिर फाइनेंस वाले से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉस्ट वालों के हिसाब से प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट वालों के हिसाब से प्रॉफिट है 3 लाख, ठीक है। कॉस्ट वालों के हिसाब से प्रॉफिट है 3 लाख। अब हम लोग को क्या करना है, जो भी जिस वजह से डिफरेंसेस दिख रहा है वो डिफरेंसेस या तो यहाँ पर ऐड करने से जो है मैच होता है, या फिर लेस करने से होगा, ठीक है। तो कैसे करके सीखेंगे, चलो तो हम बताते हैं। देखो यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट करके दिखा रहे हैं। अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कॉस्ट बुक रखा है तो हम यहाँ पर फाइनेंस बुक लिखेंगे, ठीक है। फाइनेंस बुक लिखेंगे, और अगर वहां मैंने फाइनेंस बुक से स्टार्ट किया होता तो यहाँ पर हम कॉस्ट बुक बोल के लिखते, ठीक है। अब समझना कैसे है, तो देखो सबसे पहला डिफरेंस हमें देखने को मिला फैक्ट्री ओवरहेड लेके। तो देखो फाइनेंस वाले ने फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज किया है 4.5 लाख, और इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड जो है चार्ज किया है 5 लाख। तो पहले ये बताओ डिफरेंस कितने का है, 5 लाख और 4.5 लाख में डिफरेंस कितने का है, मतलब कितने के वजह से डिफरेंस दिख रहा होगा। किसी ने खर्चा दिखाया 4.5 और किसी ने वही खर्चा 5 लाख दिखाया, तो अमाउंट का डिफरेंस कितना है पहले ये बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। 50,000, ठीक है। अब हम लोग फाइनेंस बुक को, मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट है, तो हमारा वर्किंग नोट फाइनेंस बुक के हिसाब से हम लोग बनाएंगे। तो हमें फाइनेंस बुक के हिसाब से सोचना है। तो फाइनेंस वालों ने खर्चा ज्यादा दिखाया है कि कम दिखाया है, फाइनेंस वालों ने दिखाया है 4.5 लाख, ठीक है। फाइनेंस वालों ने दिखाया है 4.5 लाख, और कॉस्ट वालों ने दिखाया है 5 लाख, ठीक है। तो डिफरेंस हो रहा है 50,000 का, पहले तो ये समझ लो। फिर अब बोलो कि खर्चा फाइनेंस, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट रखा है तो मुझे फाइनेंस के हिसाब से सारा चीज सोचना है, मतलब वर्किंग नोट जिसका बनेगा उसी के हिसाब से सोचना है। तो बोलो अगर फाइनेंस वाले ने 4.5 लाख दिखा है तो उसका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा या कम दिख रहा होगा, ये डिफरेंस जो दिख रहा है 4.5 लाख और 5 लाख। तो ये खर्चा एक ने कम चार्ज किया, एक ने ज्यादा चार्ज किया, ठीक है। तो कम चार्ज किसने किया, फाइनेंस वाला। तो कम नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि फाइनेंस वाले ने कितना चार्ज किया, क्योंकि हमारा वर्किंग नोट फाइनेंस के बेसिस पे बन रहा है। तो फाइनेंस वालों ने कम खर्चा दिखाया, तो खर्चा कम दिखाने के वजह से ये वाला खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड वाला, तो इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, कॉस्ट ज्यादा वालों दिख से रहा है। ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि खर्चा कम दिखाने से तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। तो ये 50,000 जो दिख रहा है तुम लोग को, ये मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट में जो दिखाया है, ये 50,000 मुझे क्या करना है, मेन जहां पर हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं वहां पर ये ऐड करके दिखाना है। तो इस तरीके से समझना है। तो हम तुम लोग को एक एक करके पूछेंगे, तुम लोग बताते जाना, ठीक है। लिखोगे कैसे, ऐसे लिखना है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, उसका डिफरेंस लिख रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्सॉर्ब, ठीक है। 5 लाख -4 लाख 50, तो ये आ जाएगा 50,000, ठीक है। तो लिखना कैसे, देखो ऐड करना, ये समझ के गए हो ऐड क्यों करना है, कैसे समझ के देखना है, फाइनेंस के हिसाब से। लेकिन जब लिखोगे, जब यहाँ पर लिखोगे, तो क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट रिकॉर्ड है, तो हमें लिखना पड़ेगा इस तरीके से कि फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्सॉर्ब किया है कॉस्ट वालों ने, ठीक है, इसीलिए 50,000 हम लोग ऐड करें। या फिर ये इतना लिखने में अगर लगता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो सिंपल, कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है
ओवर, एक्चुअली ओवर चार्ज या ओवर एब्सॉर्ब बात एक ही है। लिख सकते हो कि फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज मोर इन कॉस्ट देन फाइनेंस, ऐसे बोल के भी लिख सकते हो। तो उसका मतलब भी ओवर एब्सॉर्ब भी होगा कॉस्ट में, मतलब लिखना है कॉस्ट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट क्या होगा वो पता करने के लिए जो मेरा वर्किंग नोट आएगा उसी के हिसाब से मैं ट्रीटमेंट करते जाना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इन्होंने 2,60,000 दिखाया है फाइनेंस वालों ने, ठीक है। कॉस्ट वालों ने कितना दिखाया है? कॉस्ट वालों ने दिखाया है 1,93,000, तो 2,60,000, ठीक है। 1,93,000, 1,93,000 किसने दिखाया है? कॉस्ट बुक में, और इन्होंने फाइनेंस बुक में इतना दिखाया है, ठीक है। तो सबसे पहले बोलो डिफरेंस कितने का आ रहा है, अमाउंट में बोलो। 67,000। 67,000, ठीक है। डिफरेंस 67,000 का रहा है, मतलब मेरा एड लेस जो भी होगा वो कितना अमाउंट होगा? 67,000 होगा। अब ये 67,000 ऐड होगा कि लेस होगा वो डिपेंड करता है कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है उसके बेसिस पे। तो मैंने तो लिखा है फाइनेंस बुक, ठीक है। तो फाइनेंस बुक में 2,60,000 खर्चा दिखाया है, तो कंपेयर टू कॉस्ट बुक उनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है? तो उन्होंने खर्चा क्या दिखाया है? ज्यादा दिखाया है। इन्होंने इनके कंपैरिजन में तो खर्चा ज्यादा दिखा है, तो प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? कम। कम, ठीक है। तो मुझे 67,000 क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट कम दिख रहा है। तो इसका मतलब मुझे ये वाला पॉइंट लेस में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, लेकिन लिखेंगे किसके हिसाब से? कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से। तो कॉस्ट में ओवर चार्ज है कि अंडर चार्ज है कंपेयर टू मतलब फाइनेंस बुक? तो कॉस्ट में अंडर चार्ज है, ठीक है। 1,93,000 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्सॉर्ब, ठीक है। लिखना है मुझे कॉस्ट के हिसाब से अंडर एब्सॉर्ब। 2,60,000 माइनस 1,93,000, तो ये हो जाएगा 67,000। इस तरीके से हो, ठीक है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद कौन सा ऐसा खर्चा था जिसके वजह से जो है डिफरेंसेस दिख रहा था? तो देखो इसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिखाया 1,80,000 और इन्होंने दिखा रखा है 2,00,000। तो 1,80,000 फाइनेंस वाले ने दिखाया, ठीक है, और 2,00,000 दिखाया है कॉस्ट वालों ने, ठीक है। तो किसका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है? तो देखो मतलब हम लोग ऐसे देख सकते हैं, पहला डिफरेंस कितने का है? 20,000 का है, ठीक है। तो मुझे 20,000 एड या लेस करना पड़ेगा, तो मैंने 20,000 पहले लिख डाला, ठीक है। मुझे अब जो एड लेस फाइनेंस के हिसाब से सोचना है। तो 1,80,000 दिखाने की वजह से, क्योंकि खर्चा कम दिखा है, तो फाइनेंस बुक में प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? ज्यादा। ज्यादा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 20,000 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या है? ओवर, मतलब मुझे लिखना है कॉस्ट के हिसाब से, तो कॉस्ट में तो ज्यादा ज्यादा चार्ज है, ठीक है। तो कॉस्ट में क्या लिखेंगे? ओवर एब्सॉर्ब। 2,00,000 माइनस 1,80,000, 20,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो कौन सा खर्चा आ रहा है। तो हम लोगों ने देखो ये तो सेम था, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं देखा, ये भी एज इट इज था। इसमें था तो देख लिया, इसमें था देख लिया, इसमें था देख लिया। अब आ रहा है ये गुडविल वगैरह भी देखेंगे, ठीक है, वो भी देख सकते हो। तो गुडविल राइट ऑफ, तो गुडविल राइट ऑफ करने की वजह से प्रॉफिट इनका कम हुआ है, बट इन्होंने ऐसा कोई चार्ज किया नहीं क्योंकि इनको परमिशन नहीं होता है, ठीक है। तब गुडविल वाला कंसेप्ट देखो, फाइनेंस बुक में गुडविल जो है वो 2,00,000 चार्ज किया गया है, ठीक है। जबकि कॉस्ट बुक में ये खर्चा 0 है, मतलब ये दिखाया नहीं है। तो फाइनेंस बुक डिफरेंस कितने का आएगा? प्रॉफिट में 2,00,000 का आएगा, ठीक है। अब मुझे सारा चीज फाइनेंस के हिसाब से सोचना है क्योंकि मैंने अपना स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट बुक रखा है। तो फाइनेंस में 2,00,000 खर्चा दिखाने की वजह से प्रॉफिट 2,00,000 से क्या दिख रहा होगा? ज्यादा या कम? जबकि कॉस्ट वालों ने ये कम। खर्चा दिखाया नहीं, कम दिख रहा होगा, ठीक है। तो मुझे 2,00,000 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, यानी मुझे 2,00,000 माइनस करना पड़ेगा। तो 2,00,000 हम माइनस करेंगे तो लेस वाले जगह पे लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखना क्या पड़ेगा? गुडविल राइट ऑफ रिकॉर्डेड इन फाइनेंस बुक ओनली, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2,00,000। अच्छा, इसके बाद सेम फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा, तो ये भी खर्चा है। तो 20,000 का इंटरेस्ट, ये 2,00,000 की जगह 20,000 हो जाएगा, ठीक है। ये भी खर्चा है, तो सेम कंसेप्ट होगा। तो 20,000 क्या हो जाएगा?
सेम ही तो है, बस ये 2 लाख है, ये 20,000 है, तो 20,000 क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस बुक में ही सिर्फ ये खर्चा दिखाए है, तो फाइनेंस बुक का प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा। जैसा गुडविल है वैसा ही तो होगा ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्डेड इन फाइनेंस बुक ओनली 20,000, ठीक है 20,000 हो गया। अच्छा अब और देख लो, और यहाँ पर इधर वाला बाकी है सेल्स। सेल्स इन्होंने 25 लाख दिखाया, उन्होंने भी वही दिखाया, बट इनका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और इनका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दोनों का सेम है, बस फिनिश गुड्स में डिफरेंस है। इनका फिनिश गुड्स है 1,50,000 का, ठीक है, इन्होंने फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा है 1,50,000 का, ये किसने दिखा रखा है, फाइनेंस वालों ने, ठीक है। और जो कॉस्ट वाले हैं उन्होंने फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखा रखा है, 1,23,000 का दिखा रखा है कॉस्ट वालों ने। पहले बोलो डिफरेंस कितने का है, 1,23,000 और 1,50,000 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 27,000. 27,000, ठीक है। पहला बात है डिफरेंस 27,000 का आ रहा है, मतलब रिकंसाइल जो होगा वो 27,000 से होगा। अब बात ये है कि 27,000 मुझे ऐड करना है, लेस करना है, क्या करना है, ठीक है। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट क्या है, तो क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है, जैसे देखो मैंने इधर लिख दिया 100, इधर लिख दिया 120, तो जीपी कितना आ जाएगा 20। मान लो ये एक छोटा सा ट्रेडिंग है, ये परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये इतना दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो मेरा यहाँ पर जीपी कितना दिख रहा है 20, ठीक है। अगर मैंने ऐसे कर दिया, इधर मान लो 200 कर दिया, तो मेरा यहाँ पर जीपी कितना दिखेगा 100। तो क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट उतना बढ़ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक जितना कम होगा प्रॉफिट उतना कम होगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन होता है प्रोपोर्शनेट, ये हमेशा याद रखना है। क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन प्रोपोर्शनेट होता है। तो किसका क्लोजिंग स्टॉक, मतलब फाइनेंस वाले का क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ज्यादा है, तो फाइनेंस का प्रॉफिट 27,000 से क्या दिख रहा होगा फिर, अभी तो बोला जिस, अभी तो मैंने तुम लोग ज्यादा दिख रहा है ना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है 27,000 से ज्यादा दिखे, मतलब ऐड होगा, ठीक है। और ये चीज हमेशा याद रखो, ठीक है, कि पहले लिख देते हैं ऐड वाला, फिर हम वो पॉइंट भी लिखवा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 माइनस 1,23,000, तो 27,000, ठीक है। और तो कुछ है नहीं डिफरेंस के लिए, तो ये पहले क्लोज कर लेते, फिर वो नोट लिखवा देते हैं कि प्रॉफिट के साथ क्लोजिंग स्टॉक का कैसा रिलेशन होता है। पहले ये सारे ऐड वाले पॉइंट देख लो, 50 20 20, तो 20 20 40 40 और 50 90, 97,000, ठीक है। ये हो गया मेरा 97,000, और इधर ये सब आइटम लेस होगा, बट ये आपस में तो ऐड होगा कि 2 लाख टोटल लेस आइटम कितना, 2,87,000, 2,87,000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3 लाख, इसमें 97,000, 3,97,000 माइनस 2,87,000, तो कितना आ जाएगा, 1,10,000. 1,10,000. तो 1,10,000। ये कौन सा प्रॉफिट है, रिकंसाइल करके क्या आएगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस बुक, ठीक है। क्या फाइनेंस बुक में हम लोग का 1,10,000 ही आया था, फाइनेंस बुक में हम लोग का 1,10,000 ही प्रॉफिट आया था। तो रिकंसाइल कर दिया, मतलब डिफरेंस क्यों दिख रहा था, बिकॉज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड में चेंजेस, बिकॉज ऑफ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में चेंजेस, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में चेंजेस था, गुडविल में चेंजेस था, ठीक है। मतलब गुडविल एक ने चार्ज किया, एक ने नहीं किया, क्योंकि दूसरे को अलाउड नहीं था। इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी एक को अलाउड था, दूसरे को अलाउड नहीं था, ठीक है। तो प्रॉफिट एज पर जो फाइनेंस बुक है वो इतना आ जाएगा। तो रिकंसाइल करेंगे तो हम लोग मैच कर सकते हैं कि कितना होगा। तो 3 लाख से स्टार्ट किया था, तो 1,10,000, 3 लाख और 1,10,000 का डिफरेंस ये सारी चीजों की वजह से आ रहा था, ठीक है। तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। और बाकी रहा वो पॉइंट जो हम बोल रहे थे कि लिखवा देंगे, तो वो हम बता देते हैं। देखो ये नोट याद रखो, ठीक है। ये वर्किंग नोट अपने समझने के लिए, अगर बिना वर्किंग नोट किए कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है, ये जो लिखा है ये तो समझाने के लिए, लेकिन ये नोट अपने याद रखने के लिए कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो प्रोपोर्शनेट होता है प्रॉफिट के साथ। इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनेट का मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो प्रॉफिट भी
कम हो जाएगा, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक के साथ जो प्रॉफिट का रिलेशन है, ठीक है, वो है ऐसे, ठीक है, मतलब रिवर्स है, मतलब ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक कम हो जाता है तो प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इस तरीके से देखिए। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं तो और भी समझ में आएगा, ठीक है। ये तो एक ही क्वेश्चन किया, मतलब रिकंसाइल स्टेटमेंट स्पेशली कैसे बनाना है। तो इलास्ट्रेशन 7, इसमें देखो बोल रहा है फॉलोइंग आर द फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट लेजर ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कॉस्ट लेजर से ये मतलब डेटा लिया गया है। स्टोर्स मतलब मटेरियल रिलेटेड डेटा, ओपनिंग बैलेंस स्टोर का, परचेज, ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यूआईपी, इशू टू डब्ल्यूआईपी, इशू टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सोल्ड एज a special case at cost, shortage in the year, WIP का डेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड कॉस्ट चार्ज, क्लोजिंग बैलेंस, फिनिश्ड प्रोडक्ट, entire output is sold at 10% profit on actual cost from WIP, others, wages for the period, overhead expenses। फिर बोल रहा है ascertain the profit or loss as per financial and cost account and reconcile। तो बोल रहा है कि पहले दोनों का प्रॉफिट निकालो दोनों बुक्स के हिसाब से, फिर उसे रिकंसाइल करके दिखाओ, ठीक है। तो देखो हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पर फाइनेंस बुक के हिसाब से, ये कॉस्ट बुक के हिसाब से, तो हमें प्रॉपर डेटा चाहिए देखो, लेकिन हमारे पास ना प्रॉपर डेटा नहीं है। जैसे कि देखो हमें मटेरियल का क्या दे दिया, ओपनिंग दे दिया, परचेज दे दिया, डब्ल्यूआईपी में कितना ट्रांसफर हुआ है, डब्ल्यूआईपी में कितना, डब्ल्यूआईपी से कितना वापस आया है, कितना डब्ल्यूआईपी में इशू किया गया है, कितना रिपेयर मेंटेनेंस में इशू किया गया है, कितना स्पेशल केस कोई था उसके लिए बेचा गया है, इस तरीके से दिया है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को लेजर बना के प्रॉपर डेटा निकाल लेना चाहिए। जैसे कि देखो मटेरियल के बारे में मुझे क्या चाहिए कि कितना मटेरियल हम लोगों ने जो है कंज्यूम किया है वो चाहिए, ठीक है। और जब हम लोग फाइनेंस बुक बनाएंगे तो हम लोग को क्या चाहिए कि कितना मटेरियल जो है हम लोगों ने परचेस किया है, ऐसा चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को तो देखो जो परचेस वाला है मटेरियल, वो ओपनिंग स्टॉक का भी चाहिए। जैसे कि देखो 15,000 है, परचेस कितना हुआ है, 80,000 हुआ है, सेल कितना हुआ है, सेल 5,000 हुआ है, ठीक है। तो जो फाइनेंस वाला है वो तो इजीली बना ही लेंगे, लेकिन जो हम लोग का कॉस्ट शीट बनाना है उसके लिए हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो देखो फाइनेंस वाला पहले बना लेते, वो तो बन जाएगा, लेकिन जो हम लोग का कॉस्ट शीट बनेगा उसके लिए डेटा चाहिए होगा। वो तुम लोग देखो बनाओगे तो समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग पीएल बना लेते हैं, ठीक है, फाइनेंस बुक के हिसाब से। तो पीएल में क्या क्या लिखेंगे, सारे खर्चे और जो इनकम है वो लिखेंगे। तो देखो ओपनिंग बैलेंस ये क्या है, स्टोर मतलब मेटेरियल, तो यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक किस चीज का है, मेटेरियल का है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल कितना है, 15,000, ठीक है। परचेज, तो मेटेरियल का परचेज कितना है, परचेज है 80,000, ठीक है। और ये देखो ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यूआईपी, ये सब हमें एंट्री नहीं करना होता है। अगर याद आ रहा है तो जब हम लोग इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड सीख रहे थे तभी मैंने बोला था। वैसे भी सोच के देखो, फैक्ट्री से वापस आ रहा है स्टोर में, तो इसका डेटा फाइनेंस वाला कभी नहीं लिखता है। फाइनेंस वाला बस इतना लिखता है कितना मटेरियल उसने खरीदा है, ठीक है, उसका डेटा लिखता है। फिर वो मटेरियल स्टोर से फैक्ट्री में कितने बार गया, कितने बार आया, इससे कोई लेना देना नहीं होता है उनका। तो वो लोग तो सिर्फ परचेज का डेटा लिखेंगे और ओपनिंग स्टॉक में कुछ पड़ा हुआ है तो वो लिखेंगे। फिर जितना भी इशू है, इशू करने का मतलब फैक्ट्री में जाने का जो भी डिटेल्स है वो तो कॉस्ट वाला रखता है। तो ये ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यूआईपी, इशू टू डब्ल्यूआईपी, ये कोई सा भी हमारा फाइनेंस बुक में नहीं आएगा। इशू टू रिपेयर मेंटेनेंस ये भी नहीं आएगा। हाँ, हम लोगों ने जो मटेरियल बेच दिया वो ऑब्वियसली ये लोग रिकॉर्ड करेंगे, जैसे परचेस का रिकॉर्ड करेंगे वो बेचने वाला भी रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल ऑफ मटेरियल 5,000, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहो तो बाई साइड में भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, ये देखो मटेरियल परचेस फिर लेस कर देना ऐसे करके, सेल ऑफ मटेरियल, ठीक है, 5,000। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 75,000, ठीक है। फिर यहाँ पर सोल्ड एज ये हो गया। अच्छा, फिर बोल रहा है शॉर्टेज इन द ईयर, ठीक है, शॉर्टेज इन द ईयर बोला है 3,000, ठीक है। तो शॉर्टेज हुआ है, इसका डिटेल्स भी स्टोर में जो है ये
कॉस्ट वाला रखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद WIP, तो WIP का ओपनिंग WIP तो 30,000, तो ये भी लिखना पड़ेगा क्योंकि WIP भी स्टॉक होता है, ठीक है। जैसे तुम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पढ़ रहे हो अकाउंट्स में, जो टॉपिक डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज 30,000, तो टू वेजेस, अच्छा ये चार्ज दिया है, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हम लोग को तो चाहिए कितना इनकर्ड हुआ है। ये देखो, ये WIP में कितना चार्ज हुआ है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल लेबर को मैंने कितना पेमेंट किया है वो चाहिए, ये WIP का चार्ज है, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट चार्ज दिया है 1,20,000, अच्छा, और इधर दिया है क्लोजिंग बैलेंस। तो ये देखो WIP, जो ये WIP पे लगने वाला खर्चा बोला हुआ है, ठीक है, ये WIP पे लगने वाला खर्चा बोला हुआ है जो कि कॉस्ट वाला मेंटेन करता है। हम लोग सिर्फ जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP जितना बन के रेडी है वो दिखाते हैं, तो WIP बनने में क्या क्या खर्चा लगा है वो सिर्फ कॉस्ट वाला रिकॉर्ड करेगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है इंटर आउटपुट बेच दिया गया 10% प्रॉफिट पे ऑन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम WIP, ठीक है। तो बोल रहा है कि WIP से जो फिनिश गुड्स बना वो पूरा ही बेच दिया गया है 10% प्रॉफिट लगा के, तो अभी तो मुझे मिला नहीं है डेटा कि कितना बेचा गया है। वेजेस फॉर द पीरियड, ये देखो 35,000, तो ये हम लोग लिखेंगे पूरे साल भर का खर्चा, ये लोग रिकॉर्ड करेंगे 35,000। अब इसमें से कितना WIP में गया, कितना फिनिश गुड्स में गया, वो सब कभी भी फाइनेंस वाला नहीं रखता। फाइनेंस वाला जो कैश आउटफ्लो करवाएगा वही लिखेगा, जैसे कि इतना मटेरियल परचेज किया, इतना मटेरियल बेच के इनकम हुआ, इतना वेजेस को पेमेंट किया गया, ठीक है। और प्रीवियसली जो मटेरियल खरीदा था उसमें से इतने रुपए का मटेरियल और इतना WIP पड़ा हुआ है। ओवरहेड एक्सपेंसेस 1,25,000 टू ओवरहेड एक्सपेंस 1,25,000, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या क्या चीजों का आ जाएगा देखते हैं। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक देखो, अब क्लोजिंग स्टॉक दो ही चीज का आ सकता है, मटेरियल का, WIP का अगर हुआ तो। हमारे पास अभी तो डेटा नहीं है, मतलब जब तक हम लोग इसका एक प्रॉपर लेजर नहीं बना लेते मटेरियल का, तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक जो है मटेरियल और WIP का अगर है तो कितना है, ठीक है, क्योंकि यही दो ही चीज है ओपनिंग स्टॉक में। तो क्लोजिंग स्टॉक भी मेरा क्या हो सकता है, मटेरियल खरीदते हैं तो उसका हो सकता है, WIP है तो उसका हो सकता है। बाई सेल्स, ठीक है। अब सेल्स कितना होगा, जितना बेचा है उस पे हम लोग 10% प्रॉफिट लगा के बेचने वाले हैं, ठीक है। ये हो जाएगा सेल्स का डेटा। अब सेल्स देखना पड़ेगा कितना है, वो भी डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो देखो ये भी पूरा नहीं बन पाया, जैसे कि मैंने सोचा ये शायद पूरा बन जाएगा बट नहीं बन पाया। तो पूरा बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, हमें ये स्टोर का एक लेजर बनाना है, WIP का लेजर बनाना है, या फिर हम लोग जर्नल एंट्री रीड करेंगे, जो भी लेजर निकल के आएगा, मतलब ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जो जर्नल होगा उसके हिसाब से जो लेजर होगा वो बनाएंगे, तो हमें जो इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिल पा रहा है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जगह हम बाकी रख देते हैं, इधर से हम लोग लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेजर बनेगा SLC अकाउंट, ठीक है। ये छोटा छोटा इधर से बनाएंगे तो आराम से 2-3 लेजर यहीं पर बन जाएगा। सबसे पहले SLC क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये नॉन इंटीग्रेटेड वाला है, ठीक है, तो मटेरियल को ये लोग SLC बोलेंगे, ठीक है। बोल रहा है ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग को हम लोग किधर लिखेंगे, टू बैलेंस BD 15,000 हो जाएगा। अच्छा, फिर बोला है परचेस, तो बोलो मेटेरियल परचेस करने से एंट्री क्या होगा, मतलब कॉस्ट वाला एंट्री क्या करेगा, क्योंकि ये सब डेटा कॉस्ट वालों ने दिया है कि मेरे पास इतना था परचेस, कैसे पता चला, क्योंकि ट्रांसफर फ्रॉम WIP, इशू टू WIP, ये सब जो बोला हुआ है ना, और वैसे भी बोला हुआ है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट लेजर, तो ये डेटा कॉस्ट वालों ने दिया है, ठीक है। तो अब ये कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, क्योंकि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोला है तो नॉन इंटीग्रेटेड, तो नॉन इंटीग्रेटेड अगर है तो जैसा जर्नल सिखा है वैसा बोलना पड़ेगा तुम लोग को। तो बोलो परचेस किया है मटेरियल, तो क्या एंट्री होगा, नॉर्मल क्या होता है, मटेरियल टू कैश या क्रेडिटर, तो कैश या क्रेडिटर की जगह यूज करेंगे CLC या GLA, और परचेस की जगह क्या हो जाएगा, मटेरियल की जगह क्या हो जाएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल, याद दिला दिया, बोलो क्या एंट्री होगा, स्टोर लेजर कंट्रोल टू CLC या GLA, जो भी लिख सकते हैं हम लोग, परचेस, ठीक है। तो मैंने CLC लिख दिया 80,000,
ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वाला बोलो, ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी से वापस आया मेटेरियल, तो बोलो मतलब क्या हो रहा है, फैक्ट्री से स्टोर में आ रहा है, तो फैक्ट्री मतलब डब्ल्यूआईपी, ठीक है, और स्टोर मतलब एसएलसी, तो बोलो रिटर्न एंट्री क्या होगा, भेजने का जो है उसका ऑपोजिट, जब हम लोग इशू करते हैं टू WIP। हाँ एसएलसी टू डब्ल्यूआईपी उल्टा हो जाएगा, रिटर्न 40,000, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, ठीक है, एसएलसी टू डब्ल्यूआईपी। फिर देखो इशू टू डब्ल्यूआईपी, इसका क्या होगा, अभी जो बोला उसका, WIP to SLC। हाँ तो बाय डब्ल्यूआईपी, $80,000, ठीक है। अच्छा, फिर इशू टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बोलो रिपेयर मेंटेनेंस में इशू करने से क्या होता है, मैंने जो समरी लिखवाया था उसमें बोला था, बोलो, फैक्ट्री ओवर, इशू टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस 10,000, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद सोल्ड एज स्पेशल केस एट कॉस्ट, तो बेच दिया, बेचने से पैसा मिलेगा, तो जब खरीदा तब एंट्री एसएलसी टू सीएलसी, ठीक है, तो जो बेच दिया तो पैसा आएगा, तो क्या एंट्री होगा, CLC to SLC। बाई सीएलसी हो जाएगा, मेटेरियल सोल्ड 5,000, ठीक है, क्योंकि ये डेटा कॉस्ट वाले दे रहे हैं तो ये सेल का एंट्री यहाँ पर होगा। शॉर्टेज इन द ईयर 3,000 का मेटेरियल का शॉर्टेज हो गया, अब देखो शॉर्टेज को क्या मानोगे, नॉर्मल लॉस के एबनॉर्मल लॉस, अगर एबनॉर्मल लॉस मानोगे तो कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करना है, अगर नॉर्मल मानोगे तो फिर फैक्ट्री में चार्ज करना है, जब कहीं नहीं समझ में आता है तो फैक्ट्री में करना होता है, ठीक है। तो अब जैसा चाहो कर सकते हो, तो अगर हम इसे नॉर्मल लॉस मान लेते हैं, चलो एज्यूम टू बी नॉर्मल लॉस, एज्यूम नॉर्मल लॉस, ठीक है, चाहो तो एबनॉर्मल लॉस भी मान सकते हो, अगर एबनॉर्मल लॉस मानोगे तो बाई कॉस्टिंग पीएल लिखना, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं बाई कॉस्टिंग पीएल होगा अगर एबनॉर्मल लॉस मानते हो, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, हम लोग नॉर्मल लॉस मान के कर रहे हैं, एग्जाम में जो भी करोगे नोट दे देना। तो अगर नॉर्मल लॉस मानेंगे तो एंट्री क्या होगा, देखो एसएलसी चला जाएगा, मतलब मेटेरियल कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो कॉस्टिंग पे, अगर नॉर्मल है तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में चार्ज कर सकते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट ये हो जाएगा, ये सारा एंट्री हो गया। अब चलो डब्ल्यूआईपी में आते हैं, देखो ये जितना भी था एंट्री कर लिया, अब हम लोग डब्ल्यूआईपी अकाउंट में आते हैं, देखो डब्ल्यूआईपी में क्या क्या लिखेंगे, बहुत सारे क्रॉस पोस्टिंग भी हमें मिल जाएगा, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, तो पहले यहां से देख लेते हैं क्या क्या डेटा है, तो डब्ल्यूआईपी में ओपनिंग है 30,000, टू बैलेंस बीटी 30,000, ठीक है। अब क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं, ये देखो टू डब्ल्यूआईपी है बाई डब्ल्यूआईपी, टू एसएलसी बाई एसएलसी, ठीक है, बाई एसएलसी क्या हो जाएगा, रिटर्न 40,000, और टू एसएलसी हो जाएगा इशू टू प्रोडक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या है डब्ल्यूआईपी रिलेटेड, और कुछ नहीं है, चलो अब हम लोग यहाँ एंट्री पढ़ के देखते हैं। फिर बोल रहा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज, लेबर कॉस्ट 30,000 चार्ज हुआ है, तो बोलो क्या एंट्री होगा, लेबर कॉस्ट चार्ज हुआ है कहाँ पर, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में लेबर कॉस्ट चार्ज, तो लेबर कॉस्ट जब इनकर्ड होता है तो क्या एंट्री होता है, वेजेस टू कैश या बैंक, और वेजेस को यहाँ लिखा जाता है वेजेस कंट्रोल टू सीएलसी, बट जब चार्ज होता है तो चार्ज का देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट वाला चार्ज होता है तो टू वेजेस कंट्रोल क्रेडिट होता है, डेबिट क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्ट है तो डब्ल्यूआईपी, इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल या डब्ल्यूआईपी टू वेजेस कंट्रोल, तो यहाँ पर तो ये डायरेक्ट वाला ही है, तभी तो डब्ल्यूआईपी में दिया है, तो एंट्री क्या होगा, डब्ल्यूआईपी टू वेजेस कंट्रोल, ये डायरेक्ट वाला है 30,000 डब्ल्यूआईपी टू वेजेस कंट्रोल, ठीक है। फिर ओवरहेड कॉस्ट चार्ज, तो बोलो क्या होगा, ओवरहेड का खर्चा प्रोडक्शन में चार्ज हो रहा है, डब्ल्यूआईपी मतलब प्रोडक्शन, ओवरहेड का खर्चा प्रोडक्शन में चार्ज हो रहा है, तो क्या एंट्री होगा, चार्ज, ठीक है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा क्लोज करना पड़ेगा, तो ओवरहेड का खर्चा जब ओपन हुआ था तो ओवरहेड का खर्चा डेबिट हुआ था, जब क्लोज होगा तो क्रेडिट होगा,
तो कहाँ क्लोज होगा? WIP में चार्ज हो रहा है, तो WIP में तो एंट्री क्या होगा बोलो? जैसे वेजेस का हुआ वैसे ही होगा, WIP टू, बोलो जब फैक्ट्री, इसीलिए तो पहले हम लोगों ने वो पढ़ लिया ना, कुछ तो बोलो, मैंने तो बता ही दिया ऑलमोस्ट। ओवरहेड का खर्चा जब इनकर्ड हुआ था तो एंट्री क्या हुआ होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। जब WIP का बात है तो फैक्ट्री ओवरहेड टू CLC हुआ था, अब जब क्लोज होगा तो टू फैक्ट्री ओवरहेड होगा, और कहाँ क्लोज हो रहा है? WIP में, तो क्या हो जाएगा? सब तो बता दिया, फिर भी नहीं बता पा रहे हो। टू अगर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल होगा, WIP में क्लोज होगा, तो यहाँ क्या लिखना है वो नहीं बता सकते हो? WIP। तो फिर ये मैंने क्या, ये तो मतलब बेकार का ही पूछ रहा है, मैंने तो सारा चीज बता दिया, फिर भी तुम लोग आंसर नहीं दे रहे। टू क्या हो जाएगा फिर? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000, और क्लोजिंग WIP है 20,000, तो ये तो आ जाएगा बाई बैलेंस CD 20,000, ठीक है। तो जो भी डेटा था वो हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद आ जाएगा फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो है एंटायर आउटपुट सोल्ड हुआ है इतने रुपए से, ये बोल रखा है। वेजेस फॉर द पीरियड ये बोल रखा है, ठीक है। तो वेजेस का डेटा, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वेजेस कंट्रोल। तो वेजेस कंट्रोल, तो सबसे पहले देखो वेजेस का खर्चा जो है, वेजेस फॉर द पीरियड 35,000, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? CLC, 35,000 का खर्चा हुआ है, और क्रॉस पोस्टिंग करो वेजेस कंट्रोल बाय WIP डायरेक्ट वाला, ठीक है, कितना हो जाएगा? 30,000। तो क्योंकि ये टैली हो जाता है तो बाकी अमाउंट इनडायरेक्ट वाला होगा, तो इनडायरेक्ट वाला कितना हो जाएगा? 5,000। तो अभी ना बनेगा 35,000, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है? इनडायरेक्ट कहाँ चार्ज होता है? डायरेक्ट WIP फैक्ट्री में, ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होता है। अच्छा, अब देखो हम लोग को ये जो भी डेटा था वो तो हम लोगों ने कर दिया, बट फिर भी हमें सारा डेटा अभी तक नहीं मिला होगा, ठीक है। तो हमें और क्या अकाउंट बना लेना चाहिए? तो देखो अभी क्लोज करोगे तो पता चल जाएगा क्या अकाउंट और बना लेना चाहिए। तो देखो जो इन्फॉर्मेशन था उससे ये तो बना लिया, ठीक है। अच्छा, और एक इन्फॉर्मेशन था, ओवरहेड एक्सपेंसेस 1,25,000, तो ये ओवरहेड सिर्फ बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो कौन सा ओवरहेड मानोगे? फैक्ट्री ऑफिस या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? फैक्ट्री ओवरहेड। तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं, और यहाँ पर बोला है फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये जो है पे किया है 1,25,000, तो फिर कितना हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू CLC। CLC 1,25,000। बाकी देखो फैक्ट्री ओवरहेड का जो भी जहां दिख रहा है क्रॉस पोस्टिंग कर दो, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड टू SLC, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री ओवरहेड ये वाला टू SLC शॉर्टेज। अच्छा, ये अमाउंट लिखना भूल गए, ये शॉर्टेज था 3,000, ठीक है। अच्छा, फिर और ये रहा WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड, तो बाई WIP 1,20,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो वेजेस में टू वेजेस कंट्रोल 5,000, ये बन गया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, जो भी डिटेल्स था लगभग हम लोगों ने सारा ही लिख लिया है। अब एक एक करके क्लोज करेंगे। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? SLC वाला क्लोज होगा। तो देखो हम लोग के पास ओपनिंग इतना मटेरियल था, हम लोगों ने इतना मटेरियल और खरीदा, हमारे फैक्ट्री से इतना मटेरियल वापस आ गया, तो अभी टोटल हम लोग के पास कितना मटेरियल है? 1,15,000 ओपनिंग, 40,000 रिटर्न आ गया, फैक्ट्री से 80,000 खरीदा, तो टोटल मटेरियल अवेलेबल कितना हो जाएगा? 40 और 10, 50, 50 और 80 कितना होता है?
1,35,000 का हम लोग के पास मेटेरियल है, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने 80,000 प्रोडक्शन में दे दिया, 10,000 जो है फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से गया, मेटेरियल बेच दिया 5,000 का, और नॉर्मल लॉस हो गया 3,000 का, ठीक है। तो बाकी जो बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल होगा, तो जिसको हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस CD। कितना आ रहा है बताओ? 33,000। 37 आना चाहिए, एक बार चेक करो। 37,000 और 37,000। अच्छा, 37,000 ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो हम लोग लिख नहीं पा रहे थे वो अब हम लोग लिख पाएंगे, ठीक है। ये वाला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल कितना आ गया? 37,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर फिर से आते हैं और इसको क्लोज करते हैं, WIP। तो WIP को क्लोज करो। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP इतना, और इस बार WIP में 80, 30 और 1,20,000 इतना खर्चा किया, मतलब इस बार WIP इतने रुपए का बना, ठीक है, और ओपनिंग में इतना था, तो टोटल WIP हमारे पास कितना? WIP स्टॉक 30, 30, 60 और 20, 1,80,000, 1,80,000, 80, 80, 1,60,000, मतलब 2,60,000, ठीक है, जिसमें से 40,000 जो है वो रिटर्न हो गया, मतलब 40,000 का WIP में लगने वाला था मेटेरियल जो कि रिटर्न कर दिया गया है, ठीक है। मतलब ये जो 80,000 यहाँ दिख रहा है ना, उसमें से 40,000 रिटर्न हो गया, मतलब बस 40,000 ही काम में लगा, तो इसका मतलब 2,60,000 से 40 लेस हो जाएगा, तो कितना होगा? 2,20,000 का WIP बना, जिसमें से 20,000 अभी भी WIP में ही पड़ा हुआ है, तो बाकी क्या बन गया होगा? मतलब टोटल 2,60,000 रुपीज का हम लोगों ने खर्चा किया है WIP तक बनने में, जिसमें से 40,000 जो है वो हम लोगों ने मेटेरियल रिटर्न कर दिया, तो WIP का जो खर्चा है वो 2,60,000 ना होके 2,20,000 हो गया, बिकॉज 40,000 का तो मेटेरियल हम लोगों ने यूज किया ही नहीं, तो 2,20,000। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 2,20,000 नहीं है, WIP में 20,000 ही पड़ा हुआ है, तो बाकी क्या बन गया होगा? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स। तो कितना बन गया है? 2 लाख। 2 लाख। तो 2 लाख का एंट्री फिर क्या लिखेंगे? बोलो, सिखाया था वेयर हाउस, फैक्ट्री फिनिश से गुड्स टू वेयर, WIP। बाय फिनिश गुड्स हो जाएगा, ठीक है, बाय फिनिश गुड्स हो जाएगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल। तो फिनिश गुड्स का एक अकाउंट चाहो तो बना सकते हो, एक नाम निकल के आया फिनिश गुड्स जो है 2 लाख, तो वो बना देंगे। लेकिन यहाँ पर पहले देखो लिख सकते हो, यहाँ पर जो है फिनिश गुड्स हम लोग का हो जाएगा 2 लाख। तो क्वेश्चन में बोला था जितना भी स्टॉक बन के रेडी हो रहा है वो 10% प्रॉफिट में बिक जाएगा, तो 10% प्रॉफिट ऑन एक्चुअल कॉस्ट बोला है, तो यही तो कॉस्ट है, ठीक है। तो इस पे 10% प्रॉफिट लगाओ, तो कितना सेल वैल्यू हो जाएगा? 2,20,000, ठीक है, 2,20,000। और WIP का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20,000, ये लिख लिया, ठीक है। WIP का क्लोजिंग स्टॉक हो गया 20,000, और ये मेरा 37,000, तो ये लगभग बन के रेडी हो जा रहा है, ठीक है। और अगर चाहो तो बना सकते हो फिनिश गुड्स कंट्रोल। पहले फैक्ट्री ओवरहेड जो बना हुआ है उसको क्लोज कर लेते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल का हम लोग का क्या डिटेल्स निकल के आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में इतना खर्चा हुआ है, ये टोटल करो। 18 और ये कितना हो जाएगा? 1,43,000 माइनस 1,20,000 कितना हो जाएगा? 23,000। तो ये क्या बोलेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये क्या बोलेंगे? बाई, अगर ओपनिंग रहता है तो क्लोजिंग लिखना पड़ता है, अगर याद आ रहा है तो देखो, बाई बैलेंस CD बोल के हम लोग 23,000 लिख देंगे बस। और फिनिश गुड्स का अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बनाओगे तो क्या निकल के आएगा, चलो बना के दिखाई देते हैं। अगर बना भी लेते हो उतना नेसेसरी है नहीं, फिनिश गुड्स कंट्रोल, ठीक है, जो नेसेसरी था वो तो निकल गया, क्योंकि पता चल रहा है ना हम लोग का फाइनेंस बुक तो बन जा रहा है। तो 2 WIP आ जाएगा, पहला बात है 2 लाख। और इसको क्लोज कैसे करते हो? बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल के 2 लाख, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। तो 2 लाख लिख के नीचे क्लोज कर देना, मैंने जस्ट इस तरीके से लिख दिया। अब हम लोग बना सकते हैं कॉस्ट शीट, क्योंकि वो तो पहले से बना लिया है फाइनेंस बुक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मेटेरियल, ठीक है। तो डायरेक्ट मेटेरियल
जो है यहाँ पर क्या लिखा जाता है, मेटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, तो बोलो मेटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, कैसे पता करोगे। तो देखो 80,000 का मेटेरियल परचेस किया था, ठीक है टोटल, जिसमें से 40,000 रिटर्न आ गया, ठीक है। हम लोगों ने देखो 80,000 परचेस किया, 80,000 ही इशू किया था, लेकिन 40,000 रिटर्न आ गया। तो इसका मतलब कितना प्रोडक्शन में यूज हुआ, कंज्यूम्ड कितना हुआ। 40,000। हाँ, 80,000 माइनस 40,000, तो ये आ जाएगा 40,000, इतना मेटेरियल कंज्यूम हुआ। फिर लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस कितना है, जो पे कर रहे हैं, ये देखो डायरेक्ट वेजेस, वेजेस कंट्रोल में जाओ पता चलेगा डायरेक्ट वेजेस कितना है, ये देखो दिख रहा है 30,000, ठीक है। 35 टोटल पे किया, जिसमें से इनडायरेक्ट 5,000 है, तो डायरेक्ट कितना है 30,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 30,000। डायरेक्ट एक्सपेंस तो कुछ नहीं था, तो यही मेरा हो गया प्राइम कॉस्ट 70,000। अब इसमें क्या ऐड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड देखो कितना होगा, फैक्ट्री ओवरहेड देखते हैं कितना है। फैक्ट्री ओवरहेड में जाओ, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, बोलो इसमें से कौन सा वाला होगा, बोलो इसमें से कौन सा वाला होगा, कौन सा लिखना चाहिए। देखो ये तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने पे किया है, लेकिन पे वाला कौन लिखता है, पे वाला तो लिखता है फाइनेंस वाला। हम लोग क्या लिखते हैं, जितना चार्ज हुआ है, तो चार्ज कितना हुआ, जितना वन हम लाख लोग ट्वेंटी 1,20,000 जो हम लोग का WIP में गया, यही वाला तो है डायरेक्ट, है ना। यही, ये प्रोडक्शन वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,20,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,90,000 क्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, अब इसमें ऐड हो जाएगा ओपनिंग WIP, लेस हो जाएगा क्लोजिंग WIP, अगर है तो, है दोनों ही है। तो WIP वाले अकाउंट में जाओ, दिख जाएगा ओपनिंग WIP 30, क्लोजिंग 20, 30 और 20। ओपनिंग वाला ऐड होता है क्योंकि वो उसको हम लोगों को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, जो इस बार का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट बार होगा, तो वो माइनस हो जाता है। तो 10,000 और ऐड होके ये 2 लाख आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब इसके बाद आता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बट वो कुछ भी खर्चा इस क्वेश्चन में नहीं है। तो यही मेरा टोटल से आ गया। अब इसमें ऐड हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है 10%, तो 20,000 प्रॉफिट ऐड होके 2,20,000 मेरा सेल वैल्यू आ जाएगा, 2,20,000 ये मेरा सेल वैल्यू आ गया। तो यहाँ लिख देते सेल वैल्यू, जगह है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मेरा सेल्स वैल्यू आ गया। अब क्या बनाना है, अब बना के देना है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, लेकिन उसके पहले इस PL को मुझे क्लोज करना पड़ेगा, जो कि मैंने इधर बना के रखा था। तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, WIP लिख दिया, ये सारी चीज लिख दिए, ये टोटल करना है, बस सब बना हुआ है। प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है चेक करो। तो मुझे तो लग रहा है लॉस आएगा, बिकॉज इधर बहुत ज्यादा डेटा है, 2,20,000, 37,20, नहीं इधर कम है, तभी तो लॉस आएगा 2,40,000। और ये कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, मुझे भी नहीं पता। 1,10,000, 2,35,000, 2,65,000, 2,80,000, 2,80,000 आ रहा है, इधर 2,80,000 से कम ही आएगा। तो इधर कितना आएगा, 2,20,000 और 20, 2,40,000, 2 लाख, 2,77,000। हाँ 2,77,000, तो 2,77,000 और 80 मतलब 3,000 बाई नेट लॉस, ठीक है। ये मेरा नेट लॉस आ गया। अब हम लोग को रिकंसाइल करना है, ठीक है। अब रिकंसाइल कौन कौन से चीजों पे हो रहा है वो देखना है। तो पहले हम रिकंसाइल स्टेटमेंट जो है वो बना लेते हैं इधर।
चलो इस बार हम प्रॉफिट यानी कि लॉस जो आया है, लॉस एज पर फाइनेंस बुक, क्योंकि उस क्वेश्चन को मैंने कॉस्ट बुक के हिसाब से दिखाया था तुम लोग को कैसे होगा, तो ये वाला हम फाइनेंस बुक के हिसाब से दिखाते हैं। ठीक है, एक ही तरीके का ट्रीटमेंट होता है। तो मेरा लॉस आया 3000, तो मैंने इधर ब्रैकेट में रख दिया। अब ऐड आइटम ऐड कर लेंगे, ठीक है, और लेस आइटम लेस कर लेंगे। अच्छा, तो मेरा जो वर्किंग नोट है वो मेरा बनना चाहिए फिर कॉस्ट बुक के हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या चीजों में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो मेटेरियल 40,000, इनका मेटेरियल कितना हो रहा है, इनका कंज्यूम्ड कितना होगा। 15,000 का ओपनिंग, 75,000 का मतलब रह रहा है। 15 प्लस 75 कितना होता है, 90। 90 में से 37 बचा हुआ है, तो कंज्यूम्ड कितना आ रहा है, तो डिफरेंस पता चलेगा ना। ये सारी चीजों को ऐड करना पड़ेगा, मटेरियल का 15 प्लस 75 और ये माइनस होगा, तो पता चलेगा इनका कंज्यूम्ड कितना है और इनका कंज्यूम्ड कितना दिखाया गया है। बोलो कितना होगा। 90 से 37 माइनस 53,000। 53,000, जबकि कॉस्ट के हिसाब से मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, कॉस्ट के हिसाब से मटेरियल कंज्यूम्ड है 40,000, तो 40 और 53 डिफरेंस कितना आ रहा है, 13,000। ठीक है, तो अब कॉस्ट बुक में मटेरियल कंज्यूम्ड ज्यादा है कि फाइनेंस बुक में, तो कॉस्ट बुक में ज्यादा है कि कम है, ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने कॉस्ट बुक को वर्किंग नोट में रखा है। तो कॉस्ट बुक में कंजम्पशन 40 है जबकि इनका 53 है, तो कॉस्ट बुक में कंजम्पशन 40 दिखा रहा है, मतलब खर्चा कम दिखा रहा है। खर्चा कम दिख रहा है तो इनका प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, कॉस्ट बुक का प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, 13,000 से। देखो फाइनेंस वाले ने 53 ज्यादा दिख रहा है ना, इन्होंने 40,000 दिखा रखा है। तो कॉस्ट के हिसाब से मुझे सोचना है ना, तो कॉस्ट में खर्चा कम दिखा है तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मेटेरियल कंज्यूम मोर एज पर फाइनेंस बुक। ठीक है, क्योंकि मुझे लिखना है फाइनेंस बुक के हिसाब से, तो फिर ऐड में आ जाएगा मेरा 13,000। ठीक है, अच्छा अब मटेरियल के बाद चेक करते हैं दूसरा वाला खर्चा। तो दूसरा है मेरे पास यहाँ पर मटेरियल के बाद लेबर, लेबर ले लेते हैं, वेजेस 35, और इनके हिसाब से वेजेस कितना है 30। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है 30 और 35, यानी 5,000 का डिफरेंस है। तो कॉस्ट में दिखा रखा है 30, फाइनेंस बुक में दिखा रखा है 35। ठीक है, तो मुझे कॉस्ट के हिसाब से बोलना है, तो कॉस्ट में खर्चा कम दिखाया है तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, तो 5,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वेजेस। अब मुझे तो लिखना है फाइनेंस बुक के हिसाब से, तो वेजेस ओवर चार्ज, इन्होंने ज्यादा चार्ज कर रखा है, कितने से, 5,000। ठीक है, अच्छा अब तो देखो मैंने वेजेस लिख दिया। अच्छा, ओवरहेड 1,25,000, और इनका ओवरहेड कितना है, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड इनका है 1,25,000, और इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड जो दिखा रखा है 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 और 1,25,000, तो 5,000 का फिर से डिफरेंस है। तो फाइनेंस कॉस्ट वालों ने कम दिखा है, 1,20,000 दिखा है, तो फिर इनका प्रॉफिट फिर से ज्यादा दिख रहा होगा, तो हमें ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे ओवरहेड ओवर चार्ज। ठीक है, एज पर फाइनेंस बुक कितना, ये भी 5,000। ठीक है, ये भी 5,000 हो जाएगा। अच्छा, और देखते हैं और क्या डिफरेंसेस है। मेटेरियल लिख लिया, वेजेस लिख लिया, ओवरहेड लिख लिया, सेल्स दोनों का सेम है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल और डब्ल्यूआईपी तो दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि देखो डब्ल्यूआईपी भी हम लोगों ने वो लेजर देख के लिखा, मेटेरियल भी वही लेजर वही इंफॉर्मेशन से लिखा। ठीक है, अच्छा और मेटेरियल का ओपनिंग और मेटेरियल डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग ये भी दोनों का सेम है, कुछ भी और अलग नहीं, बस डिफरेंसेस जिस वजह से था वो हम लोगों ने लिख लिया, मतलब लेस आइटम कुछ नहीं आ रहा है तो इसको हटाओ। अब ये क्लोज करने से मेरा प्रॉफिट जो आएगा वो पहले ये ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 5 5 10 और 10 20, मतलब 23,000। ठीक है, अब मुझे ये क्या दिखना चाहिए, प्रॉफिट एज पर जो है कैश बुक दिखना चाहिए, सॉरी कॉस्ट बुक दिखना चाहिए, कॉस्ट बुक जितना है उतना दिखना चाहिए। तो कॉस्ट बुक के हिसाब से प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट बुक के हिसाब से प्रॉफिट है 20,000, यहाँ पर भी 20,000 दिख
यहाँ पर भी कितना दिख रहा है 20,000, तो 23,000 माइनस 3,000, 20,000। ठीक है, ये बन गया। तो इस तरीके से रिकंसिलिएशन होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। ऐसे करने से कभी भी जो है कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से तुम लोग सही करके आ सकते हो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है रिकंसिलिएशन करने का। सेम प्रोसेस से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी किया जा सकता है, मतलब होता है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। अच्छा, इलास्ट्रेशन 8। देखो इसमें क्या बोला है, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। ठीक है, फर्स्ट ईयर का ये डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं लास्ट में बोल क्या रखा है। रिकंसाइल करने बोला है प्रॉफिट एज पर द टू रिकॉर्ड्स, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोथ एज पर फाइनेंशियल एंड एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ डिटेल्स बहुत अच्छे से दिया है, हमें कोई लेजर नहीं बनाना पड़ेगा। मटेरियल कंजम्पशन दे दिया है, वेजेस दे दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, बैड डेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लीगल चार्ज, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल, क्लोजिंग स्टॉक सब दे दिया है। अच्छा, कॉस्ट वाले कुछ खर्चे किस तरीके से चार्ज किए हैं वो भी बता दिए। कॉस्ट के हिसाब से मटेरियल कंजम्पशन 56 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 20% प्राइम कॉस्ट के ऊपर लगाना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 6 पर यूनिट गुड्स सोल्ड के ऊपर लगाना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर्ड 8 पर यूनिट सोल्ड करना है। ठीक है, तो ये आसान है। अगर हमें लेजर वेजर बनाना पड़ता है तो फिर टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर एक कॉस्ट शीट बनाएंगे, फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा टू डायरेक्ट मेटेरियल या मेटेरियल कंज्यूम्ड, जो चाहो लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेटेरियल का खर्चा 50 लाख, कॉस्ट के हिसाब से 56 है, वो नीचे है, जब कॉस्ट वाला बनाएंगे तो लिख लेंगे। डायरेक्ट वेजेस 30 लाख, डायरेक्ट वेजेस 30 लाख। ठीक है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड 16 लाख, एडमिनिस्ट्रेशन 7 लाख, देखो ये वाला जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोला है, मतलब ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये रिलेटेड विथ प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, नॉट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन है। तो देखो एक चीज समझाते हैं, ये मैंने क्यों हटाया। जैसे हम लोगों ने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था वो अगर देखोगे तो वहां जो हम लोगों ने पीएल बनाया था, सारा खर्चा देखो ट्रेडिंग आइटम है, जैसे कि मतलब ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग आइटम है, जैसे कि मेटेरियल देख लो, वेजेस देख लो, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, ये। हाँ, सेलिंग वाला ऑब्वियसली वो जो है पीएल में जाना चाहिए प्रॉपरली। तो चाहो तो तुम लोग यहाँ तक एक जीपी बना के फिर इसके आगे वो ब्रॉड डाउन करके बाकी खर्चा पीएल में दिखा सकते हो, मतलब नेट प्रॉफिट बोल के दिखा सकते हो। मतलब दो पार्ट में चाहो तो पीएल को बना सकते हो, या फिर चाहो तो एक ही पार्ट में बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम एक बार इसको, जैसे तुम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हो वैसे बना के दिखा देते। ठीक है, वो प्रोसेस भी ठीक है, अगर एक ही अकाउंट में सारा चीज लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये देखो वो तो अकाउंट्स पर्पस उस तरीके से यहाँ पर हम लोग कर नहीं रहे। या फिर अगर जीपी निकाल के करोगे फिर जीपी को ब्रॉट डाउन करोगे तो भी चलेगा, दोनों तरीके से ही चलेगा। तो एक वैसा दिखा है तो एक इस तरीके से दिखा देते। तो क्योंकि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, तो ये सब हम पीएल में दे रहे हैं। जो मेरा प्रॉपर फैक्ट्री आइटम है वो हम ट्रेडिंग में दे रहे हैं। तो मैंने लिखा तो पीएल ही है, बट इसको दो अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो ये हो जाएगा 7 लाख। ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 9,60,000, बैड डेप्ट 80,000। तो ये लोग तो सब चार्ज करते हैं, जो तुम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हो बस वैसा ही बनाते जाना होता है इसे। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ,
40,000, लीगल चार्जेस 10,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। डिविडेंड रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, ये सब इधर आएगा। वन लाख और 20,000। सेल्स 1,20,00,000, तो बाई सेल्स 1,20,00,000। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 3,20,000, WIP 2,40,000। फिनिश्ड गुड्स 3,20,000 और 2,40,000। पहले जीपी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, 5,60,000। तो 1,25,60,000, और ये माइनस कर कितना आ रहा है। $96 लाख माइनस करेंगे। 29,60,000। 29,60,000 आ गया। चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये जीपी हटाओ, पूरा टोटल करके नेट प्रॉफिट लिखा जा सकता। 29,60,000। तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। 29 और 1, 30,80,000। कितना आ रहा है। 12,90,000। 12,90,000। 12,90,000, ठीक है, सही आया। अच्छा, अब कॉस्ट शीट बनाना। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल इनका लेना है, हमें बता दिया है, तो उतना ही लेना पड़ेगा, 56 लाख। तो मटेरियल की वजह से रिकंसिलिएशन में डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस कुछ चेंजेस नहीं बोला है, तो जैसा इन्होंने फाइनेंस बुक में है वैसा ही हो जाएगा, यानी 30 लाख। और तो कोई डायरेक्ट खर्चा है नहीं, तो ये ऐड करने से आ जाएगा 86 लाख का प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा, 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, तो 86 लाख का 20% कितना हो जाएगा। 17,20,000। 17,20,000 ऐड करने से आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। कितना हो जाएगा, 1,03,20,000। 6 और 7, 13। हाँ, कितना ऐड हो जाएगा, ओपनिंग WIP लेस हो जाएगा क्लोजिंग WIP। तो ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP कितना होगा, फैक्ट्री ओवरहेड कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन और ये चेंजेस बोला। अच्छा, ओपनिंग WIP कितना होगा, जब कुछ अलग बोला नहीं है तो इनके हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो ओपनिंग WIP कुछ है ही नहीं, तो चार्ज क्या करें, कुछ है नहीं, क्वेश्चन नहीं, ठीक है।
ओपनिंग WIP कुछ है नहीं, क्लोजिंग WIP, तो क्लोजिंग WIP कितना होगा? तो ये जो 1,03,00,000 का खर्चा हुआ है, ठीक है, ये देख लेते हैं, ये रहा क्लोजिंग WIP 2,40,000 मिल गया, दिया हुआ है 2,40,000। तो कितना आ रहा है लेस करने से? इधर लिखा था मैंने, लिखा था चलिए, 1,80,000 माइनस हो जाएगा, 1,80,000 ये हो गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब ऐड हो जाना चाहिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, लेकिन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये बोल रहा है जनरल वाला, ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, बोला है जनरल वाला है। ठीक है, कैसे पता चला? देखो ऊपर ही बोल रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, जनरल वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन, तो यहाँ नहीं आएगा, वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ट्रीट होता है वैसा होगा, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये जो मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, इसके साथ क्या एडजस्ट हो जाएगा? नॉर्मली क्या होता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऐड होने के बाद ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहाँ आएगा नहीं, तो हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, जिसमें से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स तो है नहीं इस क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना होगा? तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना फिनिश गुड्स जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखो कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है, बोल रहा है कि सेल हुआ है 1,20,000, फिनिश गुड्स है 4,000, तो टोटल प्रोडक्शन हुआ है 1,24,000। मतलब ये जो 1,80,00,000 का खर्चा हुआ है, ये 1,24,000 यूनिट के लिए खर्चा हुआ है। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है? 4,000 यूनिट। ठीक है, तो 4,000 यूनिट का जो वैल्यू निकल के आएगा वही मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, तो इनके हिसाब से मतलब ये 3,20,000 तो ये फाइनेंस के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पर मुझे वैल्यूएशन करना पड़ा अलग से, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड अलग चार्ज हुआ है, तो फिर यहाँ कॉस्ट अलग हो गया। ठीक है, तो फिर वैल्यू भी अलग आएगा, तो अलग से कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो बोलो कितना आ रहा है? तो वही मेरा COGS हो जाएगा, पहले ये निकालो, फिर उसके साथ वो माइनस होके COGS। 3,25,169. 3,25,160। एक ही वन या दो वन? 1,00,8,0,0,0 डिवाइडेड बाई 1,24,000 इंटू 4,000, 3,25,161। ठीक है, एक ही होगा, 3,25,160। अब माइनस करके बोलो कितना आ रहा है? 97,54,838. 97,54,839 आ रहा है, वन माइनस करने से 9 आ रहा है, तो ये हो गया COGS। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा COGS में? इधर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ इधर तुम लोग नीचे नीचे लिख सकते हो। ऐड हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिर ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कैसे रिकवर करने के लिए बोला है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर करने के लिए बोला गया है 6 पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो गुड्स सोल्ड कितना है? 1,20,000 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 7,20,000। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी यूनिट सोल्ड के ऊपर ही होता है, 8 पर यूनिट सोल्ड, मतलब 1,20,000 पे 8, 9,60,000। तो अब टोटल करो, ये 9,70, सॉरी 97,54,839 प्लस दिस, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स।
फिर सेल्स वालों दिखा फिर प्रॉफिट। बोलो टोटल कितना आएगा। सेल्स है 1,20,00,000। ये Cost टोटल of sale 1,14,00,000 34,839. और माइनस कर दो 1,20,00,000। 5,65,160. 5,65,162। ठीक है, तो 1,20,00,000 जो है ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग को करना है रिकंसिलिएशन। तो किसी भी एक पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट रख सकते हैं। तो प्रॉफिट एज पर कैश बुक रख लेते हैं, सॉरी कॉस्ट बुक। वो बार बार रिकंसिलिएशन भी करवाते हैं हम, तो वो गलती से बार बार कैश बुक बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट बुक के हिसाब से 5,65,162। तो यहाँ बना ले वर्किंग नोट। वर्किंग नोट मेरा बनेगा फाइनेंस बुक के हिसाब से। ठीक है, अब देखना पड़ेगा क्या क्या डिफरेंसेस आ रहा है। चलो सबसे पहले कौन सा खर्चा देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं मटेरियल 50, और इन्होंने चार्ज कर रखा है 56 लाख। तो 6 लाख का डिफरेंस आएगा। तो फाइनेंस वालों ने कम चार्ज किया है तो उनका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, तो ऐड हो जाएगा। तो ऐड कर देंगे। तो फाइनेंस वालों ने जो है यहाँ पर हो जाएगा, कॉस्ट के हिसाब से लिखना है मटेरियल। फाइनेंस वालों ने कम चार्ज किया तो उनका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, इन्होंने ज्यादा चार्ज किया है। मटेरियल कंज्यूम एक्सेस कॉस्ट में। ठीक है, तो 6 लाख का इसीलिए डिफरेंसेस दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या डिफरेंसेस दिख रहा है। वेजेस 30 लाख, इनका भी वेजेस 30 लाख। ठीक है, अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड 16 लाख, इनका फैक्ट्री ओवरहेड 17,20,00,000। तो 17,20,00,000 और 16 लाख, तो डिफरेंस कितने का हो रहा है, 1,20,000 का। ठीक है, और कॉस्ट वालों ने ज्यादा चार्ज किया, फैक्ट्री ओवर फाइनेंस वालों ने कम चार्ज किया, तो इनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड ओवर चार्ज। तो कॉस्ट बुक में ओवर चार्ज हुआ है 1,20,000 से, इस वजह से प्रॉफिट में डिफरेंसेस दिख रहा है। क्योंकि मुझे फाइनेंस बुक तक पहुंचना है तो मुझे ये वाला ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो कम चार्ज किया तो उनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं उतने सारे पॉइंट में नहीं जाके सीधा ये देखो कि मुझे फाइनेंस बुक के हिसाब से सोचना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली चीज बनता जाएगा। फिर देखो मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड कंपैरिजन हो गया। सेल्स तो दोनों ने सेम लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3,20,000 और WIP 2,40,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 2,40,000, दोनों में ही 2,40,000। चलो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 3,20,000 फिनिश गुड्स, इसमें डिफरेंस है। 3,25,161, तो 25,161 का जो है डिफरेंसेस दिखेगा। ठीक है, 25,161 का डिफरेंसेस दिखेगा। नहीं, 525 नहीं, 5,161 का डिफरेंस दिख रहा है। 5,161 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, अब किसने ज्यादा चार्ज किया है। तो इन्होंने 3,25,161 और इनका है 3,20,561। तो इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक कम चार्ज किया है फाइनेंस वालों ने। तो जो क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट भी कम, तो फिर माइनस हो जाएगा। तो ये लेस आइटम में चला जाएगा। ठीक है, ये वाला डेटा लेस आइटम में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर मुझे कॉस्ट बुक के हिसाब से लिखना है। तो ओवर वैल्यूएशन किया है इन्होंने, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो 5,161। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक सेल्स ये सारा चीज कंप्लीट। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इनका 7 लाख और
इनका है 7,20,000, तो 20,000 का डिफरेंस दिखेगा। तो फाइनेंस वालों ने कम चार्ज किया है तो इनका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, तो ये ऐड हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवर चार्ज 20,000। ठीक है। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 9,60,000, इनका भी 9,60,000। चलो ये तो सिमिलर है। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट इन्होंने चार्ज किया है। बैड डेप्ट प्रीलिमिनरी और लीगल एक्सपेंसेस, मतलब 80-40-10, 80-40-10 यहाँ पर लिख लेते हैं, 80-40 और 10, इतने से डिफरेंस दिखेगा क्योंकि ये तीनों खर्चा सिर्फ फाइनेंस वालों ने चार्ज किया, तो इनका प्रॉफिट ये तीनों खर्चे से कम दिख रहा होगा। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस करना चाहिए। तो हम लोग इधर लिखेंगे माइनस वाले जगह पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, और बैड डेप्ट राइट ऑफ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लीगल चार्जेस राइट ऑफ नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी आई थिंक 40,000 था, यहां से देख लेते जल्दी होगा। 40-10, बैड डेप्ट था 80। अच्छा, इसके बाद इधर हो गया। इधर देखते हैं डिविडेंड रिसिप्ट ऑन इंटरेस्ट, तो 1,20,000 ये दोनों इनकम है जो कि सिर्फ फाइनेंस वालों ने रिकॉर्ड किया है, कॉस्ट वालों ने नहीं, तो इसके वजह से इनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये ऐड कर लेंगे। तो ये हम लोग का आ जाएगा, ऐड डिविडेंड रिसिप्ट, डिविडेंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, तो 1,00,000 और 20,000, बस। और तो कुछ डिफरेंसेस था नहीं। देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया जो भी लिखा था। और इधर भी अगर हम लोग चेक करें, मटेरियल लिख लिया, वेजेस सेम था, फैक्ट्री ओवरहेड में चेंजेस लिख लिया, क्लोजिंग WIP सेम था, क्लोजिंग फिनिश गुड्स चेंज कर लिया, मतलब चेंज था, तो फिर हम लोगों ने वो रिकनसाइल किया, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग भी रिकनसाइल कर लिया, बाकी सारा चीज सेम था। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे। तो ये टोटल करो कितना आ रहा है, ये सब ऐड हो जाएगा, इधर लिख देंगे। ये वाला इधर हटा के लिखते हैं, 5,65,162, इसको लास्ट में इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये पहले ये वाला बताओ कितना हो रहा है, मतलब ये 6,00,000, 1,20,000, 7,00,000, 7,40,000, 8,40,000, 8,60,000. 8,60,000, 60,000. 8,60,000, और ये लेस वाला आइटम सारा ऐड करने के बाद 40, और ये 10, 50 और ये हो गया 80, 1,35,161. 1,35,161, ये माइनस में हो जाएगा। तब इसके साथ इसको ऐड करके इसको लेस करना है, तो कितना आ जाना चाहिए, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस बुक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, बाकी आना तो चाहिए कुछ इतना, 12,90,000। यस मैम, लेकिन 1 आ रहा है आज. वन आ रहा है, ठीक है, 12,90,000, ये पीछे वन आ रहा है, वो देखो अप्रोक्सीमेशन के वजह से आ रहा है। क्यों, कहाँ पर अप्रोक्सीमेशन हुआ था, यहाँ देखो ये प्रॉब्लम हुआ था हम लोग का इस कैलकुलेशन में। तो ये बन जाएगा, 1 रुपए का डिफरेंस हट जाएगा। कैसे हटेगा, अगर हम लोग इस वन को क्या कर देते हैं, जीरो। ठीक है, तो वो मैच करने के लिए हमें करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, इसको जीरो कर दो तो सारा कैलकुलेशन मैच हो जाएगा। तो अगर इसको जीरो कर दोगे, ठीक है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, फिर ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जीरो अगर आ गया तो ये ऐड होके फिर कितना आ जाएगा, ये होने के बाद जीरो ही रहेगा, और ये ऐड वैड होके कॉस्ट ऑफ सेल्स फिर कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा. ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 40 हो गया, तो ये प्रॉफिट बैलेंस करके फिर कितना आएगा,
40 तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, 30 आ रहा है क्या? एक बात देखो, देखो ये 1 था तो 9 हुआ था, अगर हम इसको 0 ले लेते हैं, ये 0 ले लेने से कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो ये टोटल ऐड करने के बाद कितना आएगा, ये तीनों तो ऐड होगा ना। 97,54,830 प्लस 7,20,000 प्लस 9,60,000 कितना होगा, चेक करो। 39 आएगा शायद, 30 आ जा रहा है। एक बार देखो ना टोटल। ये सीओजीएस जो है वो 40 होगा। सीओजीएस 40 हो जाएगा, अच्छा हाँ। अब इसमें ये सब ऐड होने से ये 40 रहेगा फिर, हाँ मैम। ये 40 हो जाएगा। तो अगर ये 40 हो गया तो फिर ये प्रॉफिट भी बैलेंसिंग फिगर थोड़ा तो चेंज होगा। 160 हो जाएगा। 160 हो जाएगा, चलो देखते हैं। अगर इसे 160 कर देते हैं, ये हो गया। अच्छा, तो अब मुझे चेंजेस कहाँ करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में चेंजेस होगा बस, ठीक है, और कहीं नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में जो प्रॉफिट का इम्पैक्ट आया था वो हम लोगों ने लिया था। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये रहा 5161, उसके जगह ये कितना हो जाएगा, 5161 की जगह 3,25,160, और इन्होंने किया है 3,20,000, 5160 हो जाएगा। ठीक है, ये 5161 की जगह 0 हो जाएगा, तो फिर ये कितना आ जाएगा, 5160 हो जाएगा। तो ये 0 होने से ये भी 0 आ जाएगा, तब मैच हो रहा है, या फिर भी डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, ये भी तो प्रॉफिट एज पर ये भी अलग होगा ना, ये कितना लिखना पड़ेगा, 565160। अब देखो, मतलब एक ही यहाँ डिफरेंस होगा, क्या ये मैच हो रहा है या नहीं हुआ अभी तक, हो गया। हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो वो हमें एग्जाम में चेक कर लेना चाहिए। देखो जहां अप्रोक्सीमेशन आया है उसी की वजह से ही प्रॉब्लम होगा, तो क्योंकि ये 1, वैसे तो 1 ही लिखना चाहिए, बट ये 0 नहीं लगाओगे तो आंसर मतलब वो 1 रुपए के लिए प्रॉब्लम होगा, तो उसको हम लोग ऐसे जो है मैच करने के लिए चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो ये हम लोग का हो गया, ठीक है। ये इलास्ट्रेशंस हम लोगों ने सारा ही कंप्लीट कर लिया। यहाँ प्रैक्टिकल का भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, 2 भी कर लिया था। यहाँ क्या क्या बाकी है, याद है तुम लोग को? मेरे हिसाब से 4 और 5, शायद ये दोनों बाकी है, बाकी हो गया था ना। 1 तो हो गया था, ये कंफर्म है, ये मुझे याद है, 1 हो गया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये यहीं से क्वेश्चंस किया था। 2 भी हो गया था, ये भी हो गया था। 3 भी हो गया था, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, हाँ। तो बाकी में है 4 और ये 5, जो कि रिकंसिलिएशन पे है, जिसमें एक मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन है, ठीक है। तो वो कैसा होता है वो भी बताएंगे। और ये जो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, ये प्रिपेयर द कॉस्ट शीट, हाँ ये देखो इसमें हमें रिकंसिलिएशन करने बोला, ये तो अभी हम लोगों ने जैसा क्वेश्चन किया है उसी तरीके का है। तुम लोग चाहो तो इसे होमवर्क ले सकते हो। 4 और 5 नंबर वाला, क्योंकि मैंने मेमोरेंडम वाला भी सिखाया नहीं है, तो वो सेम ही होता है, फिर भी बोला है कि मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। तो वो हम दिखाएंगे कैसे करके मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन, मतलब रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट नहीं, अकाउंट यानी लेजर बना के किस तरीके से रिकंसिलिएशन किया जा सकता है, तो उसमें तो टाइम लगेगा। आज तो उतना टाइम है नहीं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग का एक दो एमसीक्यू बाकी था, वो हम लोग कर लेते हैं। मुझे जितना याद है कि हम लोगों का एमसीक्यू में 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, 4 हो गया था, 5 भी हो गया था, 6 भी हो गया था, 7
अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट? कॉस्ट अकाउंट में कौन सा आइटम इंक्लूड होता है? नोशनल रेंट, डोनेशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रेंट रिसीवेबल, बोलो। कॉस्ट वाले कौन सा आइटम इंक्लूड करेंगे? क्या डोनेशन का डेटा इंक्लूड करेंगे, जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर हुआ तो इंक्लूड करेंगे, रेंट मिलने वाला है वो इंक्लूड करेंगे, या नोशनल रेंट को चाहे तो इंक्लूड? नोशनल मतलब एस्टिमेटेड होता है, बोलो कौन सा इंक्लूड कर सकते हैं, तुम लोग को क्या लगता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, नोशनल रेंट। हाँ देखो, डोनेशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रेंट रिसीवेबल, ये सारे ही जो है, मतलब रेंट भी रिसीवेबल, ये भी हमारा फाइनेंस वाला, क्योंकि ये सब देखो डोनेशन कर रहे हैं, डोनेशन का खर्चा, ये सब तो हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड है नहीं, तो ये कॉस्ट अकाउंटेंट कभी रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन अगर किसी तरीके का एस्टिमेटेड आइटम है तो जरूरत पे वो रिकॉर्ड करता है, जैसे कि नोशनल रेंट, तो ये कभी भी फाइनेंस वाला रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। नोशनल आइटम जो है कॉस्ट अकाउंटेंट ही रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, आज तो हम लोगों ने रिकंसिलिएशन सीखा, तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पर क्या बोला है। ये तीन ही वाक्य, व्हेन कॉस्टिंग लॉस, मतलब कॉस्ट बुक के हिसाब से लॉस है 5600, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर एब्सॉर्ब्ड है 600, द लॉस लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक कितना हो? तो कैसे करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक से स्टार्ट करना है, लेकिन ये प्रॉफिट के जगह लॉस है, तो जो भी थिंकिंग रखना है फाइनेंस बुक के हिसाब से रखना है। मतलब हम लोग ऐसे लिखेंगे, प्रॉफिट, बाकी है इसमें लॉस, एज पर क्या लिखोगे, कॉस्ट बुक कितना है 5600, तो मुझे फाइनेंस बुक के हिसाब से सोचना चाहिए। अब बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कम एब्जॉर्ब हुआ है 600, ठीक है। कहाँ पर? द लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब हुआ है 600, तो कॉस्टिंग का बता रहा है, तो कॉस्ट बुक वाले ने ही अंडर एब्जॉर्ब किया है, उसके बाद ये लॉस दिख रहा है, तो इन्होंने अंडर एब्जॉर्ब किया है, तो इनका अंडर एब्जॉर्ब है, तो फाइनेंशियल वालों का ज्यादा है, तो फाइनेंशियल वालों ने 600 रुपए का खर्चा ज्यादा दिखाया है, ठीक है। तो 600 रुपए का खर्चा ज्यादा दिखा है, तो इनका प्रॉफिट 600 रुपए से कम होगा, तो यहाँ पर 600 रुपए माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने से कितना हो जाएगा, 6200 का क्या दिखेगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक दिखेगा, ठीक है। आज ही तो सिखाया कि देखो हम लोग का अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो फिर वर्किंग में ये रखना है। अब हमें जो डिफरेंस है वो भी बता दिया, 600 रुपए का इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। हमें माइनस माइनस करके बता दिया है कि अंडर एब्जॉर्ब अमाउंट 600 है। अब ये अंडर एब्जॉर्ब किसने किया है? तो देखो ये लैंग्वेज ही पहला बात है कि कॉस्ट को रिलेट करता है, वैसे भी कॉस्टिंग लॉस बताया, फिर बोल रहा है कि वहां पर देखा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंपेयर टू फाइनेंस बुक 600 रुपए कम है, तो फाइनेंस वालों का खर्चा 600 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब तो प्रॉफिट 600 रुपए से कम दिखेगा, तो 6200 होगा। और लास्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट टू अराइव एट द फाइनेंशियल प्रॉफिट? तो अगर मेरा कॉस्टिंग प्रॉफिट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से मुझे अगर फाइनेंस बुक के प्रॉफिट तक पहुंचना है तो कौन सा आइटम ऐड होगा? मतलब मुझे वर्किंग में फाइनेंस बुक रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क्स ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब हुआ है, तो ओवर एब्जॉर्ब कहाँ हुआ होगा, कॉस्ट बुक में, तो कॉस्ट बुक के साथ कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट बुक वालों ने ओवर एब्जॉर्प्शन किया है वर्क्स ओवरहेड का, ठीक है, तो फाइनेंस वालों ने कम किया है, तो फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, तो ऐड होना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, तो वो तो कॉस्ट वालों ने रिकॉर्ड नहीं किया है, सिर्फ फाइनेंस वालों ने रिकॉर्ड किया है, तो उनका प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। इनकम टैक्स पेड, वो तो कॉस्ट वाला रिकॉर्ड नहीं करेगा, फाइनेंस वाला करेगा, तो टैक्स पे करने से प्रॉफिट कम होगा, तो इनका माइनस दिखेगा, ठीक है। तो सिर्फ एक ही आइटम है जो ऐड करना पड़ेगा, ये सारे एडजस्टमेंट में, वो हो जाएगा ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क्स ओवरहेड, ठीक है। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क्स ओवरहेड, यही आइटम जो है ये ऐड करना पड़ेगा, बाकी कोई भी आइटम ऐड नहीं हो, बस। और तो यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बाकी रह ही गया, एक मेमोरेंडम वाला क्वेश्चन हम लोग का बाकी रह गया, और एक जो है तुम लोग उसको होमवर्क कर सकते हो, बट हम तो करवा देंगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये एक दो क्वेश्चन जो हम लोग का बाकी रह गया, एक मेमोरेंडम वाला और ये वाला, ये करके फिर अगर फिर जो है हम लोग
स्टार्टिंग मतलब एकदम कॉस्ट के बेसिक से फिर से शुरुआत करेंगे। ये एक टॉपिक हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट शीट वगैरह सबको पता है, तो ये मैंने स्टार्ट किया था तो ये कंप्लीट कर लिया। जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम लोग फिर से जो है मतलब मिड ट्रियल अकाउंटिंग यानी कि बेसिक ऑफ कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही कर